गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, स्वागत है मेरा क्लासेस में, जय गुरु नर्सिंग क्लास में। तो आज का जो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, महामाराथन क्लास है। ठीक है, तो FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जितना भी मतलब पूरा तो कवरेज एक बार में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, पूरा कवरेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग 2-3 पार्ट करके लेके आए हैं। ठीक है, 2-3 पार्ट में हम पूरा, जब तक आपका नर्सेट 6 होगा तब तक पूरा कवरेज करेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अगर इतना कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट हमारे लिए कुछ कीजिए। एक्सपेक्ट है आपसे, उम्मीद है कि आप रिटर्न में कुछ देंगे हमें। चलिए, आज का जो विजेता वो नहीं बनते हैं जो कभी असफल नहीं हुए होते, बल्कि विजेता वो बने हैं मेरे दोस्त जो कभी भी हार नहीं मानते। आप आज एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं हुआ, कल दे रहे हो, नहीं हुआ, हार नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, कभी कभी हमें पता है आप पूरा तैयारी, पूरा मेहनती कर रहे हो, आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से रीज़न ये हो सकता है कि मतलब हो सकता है आपका, देखिए, आप पढ़ाई भी जितना भी करो, लक भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भगवान आपको है, ज़रूर आपको देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप कुछ कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपको वही वाला जो आपका फेवरेट है, एम्स हो, कुछ भी नियरेस्ट, जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, TMH हो, जिपमर, PJ, कुछ भी हो गया, शायद वो आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, तो नाराज़ मत हुए। एक एक कदम, छोटा छोटा कदम आगे में एक बड़ा चीज़, बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो निराश मत हुए। होप आप कॉन्फिडेंस खुद में रखिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, जो भी आने वाला एग्ज़ाम होने वाला है, वो अच्छा ही होगा। भरोसा रखिए खुद के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, प्रेयर कीजिए, क्योंकि हम सब मिल के आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पोजीशन के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जैसे पता है आपको, पोजीशन मतलब FON का कुछ भी आप टॉपिक उठा लीजिए, वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम आप आज पोजीशन के बारे में बात करेंगे। पोजीशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा, जितना भी कवर कर देंगे। अगर कुछ बचा हुआ, कुछ बच गया, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको पूरा क्लास लेके आएंगे। और अगर नेक्स्ट टाइम जो भी कुछ अगर मिसिंग हो गया होगा, क्योंकि पूरा स्लाइड, बैठ के स्लाइड बनाना पड़ रहा है ना, तो हो सकता है कुछ कुछ मिसिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पोजीशनिंग। तो एक्चुअली पोजीशनिंग है क्या? अगर हम पोजीशनिंग को एक देखेंगे, अगर डिस्क्राइब करेंगे, तो ये हम जो पेशेंट के लिए यूज करते हैं, सपोज कोई एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो एक्चुअली पोजीशनिंग एक मोबिलिटी हम पोजीशन किस लिए देते हैं? मोबिलिटी करने के लिए और पेशेंट सेफ्टी के लिए। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी के लिए हम लोग पोजीशनिंग देते हैं। तो अगर पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे, या तो रिलेटेड डिजीज डायग्नोसिस रिलेटेड अगर आपको पोजीशनिंग देना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में पूरा एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप जैसे देख पा रहे हैं, मस्टेक्टोमी का है। तो जैसे आपको सबको पता है मस्टेक्टोमी का मीनिंग क्या है। तो रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट का रिमूव करना को हम लोग मस्टेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। अभी ब्रेस्ट का जो पार्ट्स है उसका ग्रेडिंग है, लेकिन हम ये ग्रेडिंग में अभी नहीं आएंगे, हम सिर्फ पोजीशन के लिए आए हैं। पोजीशन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ग्रेडिंग के लिए जब हम पूरा पर्टिकुलर चैप्टर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, दैट टाइम पूरा ग्रेडिंग क्या है, ब्रेस्ट में कौन सा पार्ट, लाइक ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी होता है। ठीक है, तो जैसे मास्टेक्टोमी हो गया, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, अभी उसमें क्या पोजीशन देंगे? तो पेशेंट को ऐसे देना है कि हेड ऑफ द बेड एलिवेशन, जो 30 डिग्री बेड एलिवेट करना है। ठीक है, 30 डिग्री बेड एलिवेशन में रखना है, 30 डिग्री बेड एलिवेशन देना है उनको। ठीक है, और
और क्या करना है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो मस्टेक्टोमी का है। सपोज़ आप मान लीजिए राइट मस्टेक्टोमी हुआ या लेफ्ट मस्टेक्टोमी हुआ, तो एलिवेट जो करेंगे लाइक 30 डिग्री बेड एलिवेशन और सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे। ऊपर से आपका सपोज राइट साइड, सपोज ये एक पेशेंट है, पेशेंट का सपोज ये राइट साइड, अगर राइट साइड मस्टेक्टोमी होगा तो ये जगह राइट हैंड वो जो मतलब अफेक्टेड पार्ट, अगर ये अफेक्टेड पार्ट है तो इसको क्या करेंगे, पीलो एबव पिलो के साथ सपोर्ट देके हार्ट लेवल में रखेंगे, ठीक है। एबव पिलो के साथ सपोर्ट देके हम लोग इसको हार्ट लेवल पे रखेंगे, हार्ट लेवल पे मेंटेन करेंगे जो पोजीशनिंग है। तो क्या होगा, इसमें जो वेनस रिटर्न, ब्लड रिटर्न वो अच्छे से होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, अगर सपोज मान लीजिए एक पेशेंट को राइट साइड का मस्टेक्टोमी हुआ है, तो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्राइमरी नर्सिंग एक्शन। फर्स्ट थिंग तो आपको एसेस फॉर ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग एसेस करना है, वेदर ब्लीडिंग जो है वो, देखिए लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत एवरी जो भी पोस्ट ऑप होता है उसमें होता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, जो भी ऑन डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म कीजिए। प्लस एक एडवाइस होता है ऐसा कि लाइक अगर राइट साइड में अगर राइट ब्रेस्ट सर्जरी हुआ है, अगर मस्टेक्टोमी हुआ है, तो ना तो उसको उस हाथ में वो लिम्ब में, मतलब राइट साइड, चाहे वो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, आप क्या करेंगे, बीपी कप, डू नॉट अप्लाई बीपी कप अप्लाई नहीं करना है। प्रिक, निडल प्रिक भी नहीं करना है। या हम लोग लैंसेट जो शुगर के लिए चेक करते हैं, शुगर के लिए जो लैंसेट भी प्रिक करते हैं वो भी नहीं करना है। ब्लड सैम्पलिंग भी नहीं लेना है, या तो वेनफ्लोन जो भी लगाना है, वेनफ्लोन वो भी नहीं लगाना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हम लोगों का लिम्फ नोड थोड़ा बहुत जो होता है मस्टेक्टोमी में वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत लिम्फ नोड होता है जो रिमूव होता है, तो उसके वजह से क्या होने का चांसेस है, जो कॉम्प्लिकेशन जो दिखाई देगा, क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देने वाला है, लिम्फ एडेनोपैथी होने का चांसेस है, ठीक है। लिम्फ एडेनोपैथी जो कॉम्प्लिकेशन वो अराइज होने का चांसेस है, ठीक है। तो आपको पोजीशनिंग में मोस्ट क्वेश्चन आएगा और प्राइमरी नर्सिंग एक्शन में लाइक आपको क्या एक्शन लेना है अगर कोई पेशेंट मस्टेक्टोमी होके आया है, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो इसको रहने देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और एक पेन यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है पेरिनियल और वाजाइनल प्रोसीजर। तो पेरिनियल और वाजाइनल प्रोसीजर में मतलब चाहे आपका लेबर हो गया, अनसेट ऑफ लेबर हो गया, या तो डिलीवरी हो गया, या तो वाजाइनल एग्जामिनेशन, जैसे वाजाइनल प्रोसीजर लिखा है वाजाइनल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। वाजाइनल एग्जामिनेशन में मतलब आपका हो गया कल्पोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पोजीशन रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। अगर ये सब आएगा तो आपको लिथोटोमी पोजीशन देना है। जैसे ये आपको सबको पता होता है कि ये पोजीशन लाइक पेशेंट, अगर सपोज मान लीजिए ये पेशेंट है, ये एक बेड है, अगर इसमें पेशेंट सो रहा है, ठीक है, ये हेड एंड ऑफ लाइक पेशेंट सुपाइन पोजीशन में सो रहा है, एंड लेग, ये मान लीजिए पेशेंट का हेड साइड है, ये लेग एंड साइड है, तो ये लेग ऐसे स्ट्रेट लाइक ऐसे, लेग ऐसे नीचे रहेगा और ये पार्ट उनका जो जेनिटल पार्ट वो ओपन रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका लिथोटोमी पोजीशन। एक्चुअली इमेज नहीं लाया, आप चाहे तो इमेज को आप एक बार देख सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा लिथोटोमी पोजीशन। और एक पोजीशन होता है जो डोर्सल रेकमेंड पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, जिसमें सपोज अगर ये जो फीमेल में अगर हम फॉलिस कैथेटर करेंगे, फीमेल में अगर हम पॉलिस कैथ लगा रहे हैं तो कौन सा पोजीशन, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है।
फीमेल में अगर फॉलिस की बात करेंगे कौन सा पोजीशन देंगे, अगर जेनेटली एक्सपोज करेंगे, जेनेटली एग्जामिनेशन करना होगा, लिथोटमी पोजीशन भी दे सकते हैं, डोर्सल लेकमेंट पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। जेनेटली एग्जामिनेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो लिथोटमी पोजीशन जाएगा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आएगा आपका हाइपोफाइजेक्टोमी। तो हाइपोफाइजेक्टोमी में कौन सा पोजीशन देंगे, आपको जैसे पता है हाइपोफाइजेक्टोमी होता क्या है, ठीक है। जो हमारा हाइपोफाइजल फोसा है, जो पिट्यूटरी का ग्लैंड के नीचे हाइपोफाइजल फोसा जो है, ठीक है, अगर उसको रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, एलिवेट द जो बेड एंड सपोज ये आपका बेड है, बेड एलिवेट करके रखेंगे, ठीक है। कितना डिग्री बेड एलिवेट करेंगे, 30 डिग्री। लाइक अगर ये मान लीजिए ये 30 डिग्री बेड एलिवेट करेंगे और मान लीजिए सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी फाउलर्स पोजीशन। टू प्रिवेंट, उसका जो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन मतलब किस लिए, रीजन क्या है, प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेंगे, इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज रोकने के लिए हम लोग ये हाइपोफाइजेक्टोमी में सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे, ठीक है, 30 डिग्री बेड एलिवेशन में। और एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, अगर सपोज मान लीजिए किसी का ICP बढ़ा हुआ है, तो आपको जैसे बोल दिया सेमी फाउलर्स पोजीशन देना है 30 डिग्री बेड एलिवेशन, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 30 to 45, बट आपका फर्स्ट चॉइस 30 जाएगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा, अगर किसी पेशेंट का ICP इंक्रीज बढ़ा है तो उसको क्या करेंगे, तो काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट जो जगह है हम उसको देंगे। लाइक डीम लाइट होना चाहिए, ठीक है, क्राउडेड, लाइक इतना क्राउडेड नहीं होना चाहिए, डीम लाइट होना चाहिए, क्योंकि लाइट के वजह से जो आँख में जो प्रेशर आएगा उसके वजह से पेशेंट इरीटेट होके वो ICP को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये डीम लाइट होना चाहिए। तो पोजीशन में हो गया 30 to 45 डिग्री, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट एंड डीम लाइट, या तो ऑफ लाइट, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको बस ये चीज़ का अभी के लिए ना, देखिए अभी जो है हम एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली उसका रिलेटेड बस उतना रख लीजिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आपको मतलब वो बहुत हेल्पफुल होगा, ये जो वीडियो मैं दिया हूँ ना आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है थायराइडेक्टमी, वो तो आपको सब रिमूवल ऑफ थायराइड। तो इसमें सेमी फाउलर्स टू फाउलर्स, ठीक है, क्या पोजीशन देंगे अगर, तो सेमी फाउलर्स टू फाउलर्स पोजीशन, सेमी फाउलर्स टू फाउलर्स पोजीशन। किसी ने कमेंट में किया था कि लाइक हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं रहा है, तो मैं ये स्लो में थोड़ा लिख रहा हूँ, होपफुली उनको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, यानी अच्छे से रीड कर पाएँ। तो क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, सब हर चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, तो हो सकता है थोड़ा स्लो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखिए। अगर कुछ कमी रहा होगा, अगर आपको मेरा लैंग्वेज या तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा छोटा हो रहा है या कुछ अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट आया था इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए स्लो चल रहा हूँ, चेंजेस लाइक थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तो थायराइडेक्टमी हो गया, ठीक है। थायराइडेक्टमी मतलब आपका सेमी फाउलर्स टू फाउलर्स पोजीशन हो गया, सेमी फाउलर्स भी दे सकते हैं, फाउलर्स पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, ये थायराइडेक्टमी में अगर हम पेशेंट को कुछ एडवाइस करेंगे अगर पोजीशन के रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि नेक को जो नेक एक्सटेंशन को अवॉइड करें, ठीक है, अवॉइड नेक एक्सटेंशन टू डिक्रीज जो हमका सूचर लाइन है ना। सपोज ये मान लीजिए पेशेंट का थायराइडेक्टमी यहाँ पर हुआ है, तो अगर ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो प्रेशर आएगा, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर आएगा, तो इसके वजह से जो सूचर लाइन जो रप्चर होने का चांसेस था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। टू डिक्रीज
टू डिक्रीज टेंशन इन सूचर लाइन। ठीक है, होपफुली आप पढ़ पा रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। तो थायराइडेक्टमी में पोजीशन क्या देंगे, सेमी फाउलर्स टू फाउलर्स पोजीशन देंगे और अवॉइड नेक का जो हाइपर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन करने के लिए इसीलिए मना करेंगे क्योंकि सूचर लाइन जो टेंशन सूचर लाइन टेंशन डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि सूचर लाइन रप्चर होने का चांसेस होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये वाला नेक एक्सटेंशन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे स्क्रीन अभी ऊपर करना पड़ेगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हेमोरॉइडेक्टोमी। ठीक है, तो हेमोरॉइडेक्टोमी, आपको पता है हेमोरॉइड क्या है, ये एक जिसको हम बोलते हैं पाइल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, ये जो लाइक वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन, हेमोरॉइड में क्या होता है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन एक बाहर आ जाता है, लाइक हमारा जो एनल लीजन पार्ट है, एनल लीजन पार्ट से बाहर आ जाता है। और हेमोरॉइड के वजह से जिसमें हमारा पेनफुल कंस्टिपेशन होता है एंड पेनफुल पासिंग इन स्टूल, पेनफुल पासिंग स्टूल होता है, पेनफुल पासिंग स्टूल होता है, जिसमें ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। एक्चुअली में होता है, किसी किसी केस में कम होता है, किसी किसी केस में ज़्यादा होता है अगर वो सीवियर हो गया होगा। ठीक है, इसका भी टाइप्स वगैरह होता है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है, इंटरनल हेमोरॉइड होता है। एक्सटर्नल में मतलब ब्लीडिंग चांसेस कहाँ पर क्या ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन देंगे हेमोरॉइडेक्टमी में, पोजीशन जो देंगे, सपोज अगर किसी का ऑलरेडी लाइक क्या सर्जरी हो गया है तो कौन सा पोजीशन देंगे। यूजुअली हम लोग फास्ट जो 24 आवर्स होता है ना, हम लोग इसको लैटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, लैटरल और साइड लाइंग पोजीशन देंगे, लैटरल और साइड लाइंग पोजीशन फॉर फास्ट 24 आवर। क्यों, रीज़न क्या है, इसका भी एक रीज़न है। अगर हम लोग पहले से ही अगर सुपाइन दे देंगे, सुपाइन में दे देंगे, तो जो एनल लीजन में जो भी लाइक हेमोरॉइडेक्टमी हुआ है, सूचर हुआ होगा, उसमें क्या होगा, वो टेंशन, सूचर में टेंशन होकर सूचर रप्चर होने का चांसेस होता है। ठीक है, सूचर रप्चर होने का चांसेस होता है एंड जिसके वजह से पेन होता है, पेन रिलीफ के लिए भी हम लोग साइड लाइन पोजीशन देंगे। और एक बात है, तो फास्ट 20 और एक हेमोरॉइडेक्टमी में और एक बोलते हैं लाइक सीज बात देने के लिए ना, तो फास्ट 24 आवर में हम लोग सीज बात क्यों नहीं देते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अगर हेमोरॉइडेक्टमी में फास्ट 24 आवर में लाइक फास्ट 24 आवर व्हाई विल नॉट गिव सीज बात, व्हाई विल नॉट गिव सीज बात, क्यों नहीं देते, कोई रीज़न बता सकता है। क्योंकि जो फास्ट 24 आवर में वो एक्चुअली जो वुंड है ना, वो वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। तो अगर पहले से ही अगर हम सीज बात देना शुरू कर देंगे, अगर वाटर में कंटेक्ट में आएंगे, तो इसमें और भी इन्फेक्शस होने का चांसेस होता है। तो फास्ट 24 आवर आपको सीज बात अवॉइड करना है, फास्ट 24 आवर सीज बात आपको अवॉइड करना है। ये क्वेश्चन आगे आया है, इसलिए मैं आपको ये डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, फास्ट 24 आवर में सीज बात अवॉइड करना है। आफ्टर 24 आवर सीज बात दे सकते हो, पोजीशन में लैटरल और साइड लाइन फास्ट 24 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप सुपाइन दे सकते हो, बट फास्ट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर हेमोरॉइडेक्टमी बोला है तो सर्जरी के बाद मतलब इमीडिएट अगर पोस्ट ऑप सर्जरी बोलेंगे तो क्या देंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप साइड लाइन में लेटे हुए तो लेटे हुए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट आएगा आपका GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें हम क्या करेंगे, यूजुअली इसमें क्या होता क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल, जिसको हम GERD नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम GERD नाम से जानते हैं। तो GERD में यूजुअली होता क्या है, तो सपोज हम खाना खाने के बाद जो बर्पिंग टाइप का होता है, तो वो लाइक वॉमिटिंग में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, वॉमिटिंग में चेंजेस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग जिसमें GERD लाइक हम लोग जो
वॉमिटिंग में चेंजेस इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो इसोफेगस है, सपोज ये इसोफेगस का लोअर इसोफेगस या अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, तो जब जीईआरडी में क्या होता है, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर खाना खाने के बाद यूजुअली क्या होता है, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। बट जीईआरडी में केस में क्या होता है, लोअर वाला तो क्लोज रहता है, वो अपर वाला ओपन हो जाता है, तो जिसकी वजह से फूड बैक, जो खाना जो है वो फूड बैक आ जाता है, ठीक है, खाना जो है वो फूड पार्टिकल बैक आ जाता है, जिसके वजह से वॉमिटिंग होता है, चेस्ट लाइक बर्निंग सेंसेशन होता है, और जिसके वजह से पेन होता है, चेस्ट पेन दिखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या पोजीशन देंगे, अगर कोई पेशेंट खाना खाया है, सपोज आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद हम ये एडवाइस करेंगे पेशेंट को, क्या एडवाइस करेंगे, ताकि वो फास्ट हाफ एन आवर और 1 आवर 30 to 1 आवर अप टू 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स से लेके 1 आवर तक उनको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या पोजीशन देंगे, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। सॉरी, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होता कैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक न्यूट्रल एक बेड है, ये आपका बेड है, ये हो गया नॉर्मल बेड। अगर पेशेंट का बेड पकड़ेंगे, ये आपका हो गया नॉर्मल बेड। नॉर्मल बेड में होता है कि अगर ये मान लीजिए हेड एंड साइड है, ये लेग एंड साइड है, अगर पे लाइक हाँ, आप इतना याद रख लीजिए, लेग ऊपर, टांग, मतलब इसको मान लीजिए ये टांग, हम इसको ऐसे पकड़ रहे हैं टांग। अगर ये लेग एंड साइड है, टांग ऊपर मतलब ट्रेंडलेनबर्ग, हेड नीचे मतलब रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। अगर ऐसा पोजीशन है तो ये ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है, ठीक है। अगर टांग नीचे है, ये लेग एंड साइड है, ये लेग एंड साइड है, अगर टांग नीचे है, हेड ऊपर है, तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। ये हो गया आपका रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, ये हो गया रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ये रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। होपफुली आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर ये जो ट्रेंडलेनबर्ग और रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग में ना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, आप ये अच्छे से देख लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि मैंने अभी जस्ट कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में होता क्या है, ताकि हेड पार्ट ऊपर में रहेगा, तो जो फूड पार्टिकल्स है, अगर ये मान लीजिए ये जो बेड है, अगर पेशेंट ऐसे सो रहा है, वो खाना खाने के बाद, तो हेड फूड पार्टिकल क्या वो नीचे जाएगा, ठीक है। उसको 30 मिनट्स तक उसको अवॉइड के क्या बोलेंगे एक्चुअली, अवॉइड सुपाइन पोजीशन और अवॉइड स्लीपिंग। हम उसको स्लीपिंग अवॉइड करेंगे, ठीक है। अवॉइड स्लीपिंग और सुपाइन पोजीशन को हम लोग अवॉइड करेंगे, ताकि जितना भी लाइक एटलीस्ट हाफ टू 30 मिनट्स टू 1 आवर के बाद जो फूड ऑब्जर्व होके वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से वो नीचे वन स्टोमक में चला जाने से वो आराम से लेट सकते हैं, सुपाइन पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जीईआरडी में कौन सा पोजीशन दे देंगे, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे, ठीक है। लाइक रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग मीन्स, ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, टी फॉर टांग ऊपर मतलब ट्रेंडलेनबर्ग, अगर टांग नीचे रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, ठीक है। ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्या हो गया, लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में होता क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट लीवर बायोप्सी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा क्लास ले लूँगा।
तो रिवर्स नहीं, लीवर बायोप्सी में कौन सा पोजीशन देंगे? हाँ, ये जो लीवर बायोप्सी, ये ड्यूरिंग एंड पोस्ट, ड्यूरिंग बायोप्सी क्या देंगे, पोस्ट बायोप्सी क्या देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ड्यूरिंग बायोप्सी क्या देंगे, लाइक सुपाइन प्लस, जैसे हम लोग वन साइड होके सहते हैं, आपका लीवर कौन सी साइड में है, राइट साइड में, तो आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे, ठीक है। मतलब सुपाइन नहीं देंगे, लाइक थोड़ा सा लेफ्ट लैटरल, ठीक है, सुपाइन नहीं, लेफ्ट लैटरल प्लस पीलो अंडर, लेफ्ट लैटरल पिलो अंडर में देने से क्या होगा, सपोज ये आपका लीवर पार्ट है, ये थोड़ा सा एलिवेट होकर रहेगा ताकि हमको बायोप्सी लेने में इजी होगा, ठीक है। ये है लीवर बायोप्सी, ये ड्यूरिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट साइड अप रहेगा, लेफ्ट साइड डाउन रहेगा, ठीक है। राइट साइड अप रहेगा, लेफ्ट साइड डाउन रहेगा, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में क्या देंगे, वंस आपका बायोप्सी हो जाने के बाद पोस्ट में राइट लैटरल प्लस पिलो अंडर द बायोप्सी साइट, पिलो बायोप्सी साइड में पिलो देंगे ताकि वो प्रेस होके रहेगा एंड ब्लीडिंग का जो चांसेस होता है वो डिक्रीज़ होगा, ब्लीडिंग चांसेस डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ब्लीडिंग चांसेस डिक्रीज़ होगा। इसमें से ये हमारा ये जो PN लिखा हूँ, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, ये एक्चुअली पोस्ट के लिए, ये प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये पोजीशन देना है, आपको ऐसे एडवाइस होगा पोजीशन एज एडवाइस्ड, और आपको ऐसा मतलब लाइक आपको पता होना चाहिए कि लीवर बायोप्सी के बाद ये राइट लैटरल पोजीशन देना है, ड्यूरिंग बायोप्सी ये लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको पैरासिंथेसिस, ठीक है। तो पैरासिंथेसिस में हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, पैरासिंथेसिस होता क्या है, पहले आप तो ये बता दीजिए कि पैरासिंथेसिस होता क्या है। अगर पैरासिंथेसिस कौन सा, लाइक अगर पेशेंट को अगर आसाइटिक है, ठीक है, कहाँ हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कौन सा डायग्नोसिस में या कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होने से, अगर आसाइटिक फ्लूइड टैपिंग करना होगा, आसाइटिक फ्लूइड टैपिंग आपको अगर करना है तो हम लोग पैरासिंथेसिस करेंगे, ठीक है। जो प्रोसीजर का नाम है एक्चुअली पैरासिंथेसिस, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, ये होता है पैरासिंथेसिस, ठीक है। तो कुछ जैसे मैं प्राइमरी नर्सिंग एक्शन बोल रहा हूँ, आपको बिफोर, अगर पैरासिंथेसिस करने से पहले बिफोर नर्सिंग एक्शन क्या क्या होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक पहले तो आप वेट चेक करेंगे, फास्ट देखो, इन द सेंस कंसर्न तो आप लेंगे, विदाउट कंसर्न ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोसीजर कर लेंगे, कंसर्न लेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, वो सब करेंगे। अगर आपको बताए कि लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक रिलायबल क्या होता है, ठीक है, आपको मेन जो दो चीज़ क्या करना है, प्री में आप वेट लेंगे प्लस ब्लाडर को जो है वो एम्प्टी करेंगे, याद रखिए ब्लाडर को एम्प्टी करना है, ना कि ब्लाडर फुल होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लाडर फुल होगा तो हम लोग जो नीडल 16, कौन सा नीडल यूज करते हैं, 16 गज नीडल यूज करते हैं, ठीक है। तो 16 गज नीडल में जो हम लोग प्रिक करेंगे उसमें क्या होता है, अगर ब्लाडर एम्प्टी नहीं होगा तो ब्लाडर रप्चर होने का चांसेस हो सकता है, बहुत ही हाई चांसेस रप्चर होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। इन केस ऑफ ब्लाडर फुल,
इन केस फुल ब्लैडर रप्चर होने का चांसेस हो सकता है। समझ में आ गया? ब्लैडर रप्चर चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले तो आप वेट चेक करेंगे, फिर ब्लैडर को एम्प्टी कर पाएंगे। ठीक है, ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद इसमें जो पोजीशन का बात करेंगे, इसमें आप कौन सा पोजीशन देंगे, ठीक है। तो अपराइट, ठीक है, सेमी फाउलर्स पोजीशन, मतलब अपराइट इन द सेंस अगर आप सपोज बेड है, हम सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे। इसमें कौन सा पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, तो लाइक पेशेंट ऑलमोस्ट मान लीजिए ये 30 to 45 डिग्री बेड एलिवेशन रहेगा, ताकि जो फ्लूइड है, अगर एक पेशेंट सपोज ये मान लीजिए ये पेशेंट हेड एंड पार्ट है, ये लेग एंड आर्म है, ठीक है, 30 to 45 डिग्री बेड एलिवेशन है, ये जो एब्डोमिनल पार्ट है वो नीचे की तरफ जो भी फ्लूइड आएगा वो ग्रेविटी के साथ नीचे आएगा, क्योंकि जो पैरासिम्पथेसिस का जो लोकेशन होता है यूजुअली क्या होता है, जो अम्बलिकस है, मतलब अम्बलिकस के नीचे, सपोज ये मान लीजिए पेशेंट का ये अम्बलाइकल पार्ट है, ये अम्बलाइकल का पार्ट के नीचे जो राइट साइड या लेफ्ट साइड तरफ, दोनों तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ओनली पर्टिकुलर कोई एक जगह है। राइट साइड या तो टू फिंगर नीचे आके राइट साइड की तरफ या तो लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग पैरासिम्पथेसिस करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूइड के ग्रेविटी के साथ फ्लूइड नीचे आएगा। अगर सेमीफाउलर्स पोजीशन में रखे होंगे तो फ्लूइड जो ड्रेन अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से वो ड्रेन हो जाएगा। बट अगर सुपाइन रखेंगे तो मान लीजिए अगर पेशेंट सुपाइन है तो फ्लूइड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, वो फ्लूइड ड्रेन अच्छे से नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग सेमीफाउलर्स पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अगर देखिए ये आपको फास्ट चॉइस जाएगा, अगर मान लीजिए चॉइस में नहीं है तो आपको फाउलर्स पोजीशन करना है। ठीक है, नो फाउलर्स या सेमीफाउलर्स अगर नहीं है तो आप फाउलर्स पोजीशन करेंगे। ठीक है, फाउलर्स पोजीशन में हम लोग करते हैं, बट प्रीफरेबल इज सेमीफाउलर्स पोजीशन। ठीक है, प्रीफरेबल इज पोजीशन। तो आपको ये हो गया कि पैरासिम्पथेसिस में बिफोर क्या क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर, लाइक कंसेंट वगैरह लेंगे, वाइटल्स तो चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, ब्लैडर एम्प्टी करवाएंगे। ठीक है, हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आपको पोजीशन हो गया। पोजीशन होने के बाद आपको और एक जो इम्पोर्टेंट है, लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर हम कुछ अमाउंट हम लोग ड्रेन कर रहे हैं, चाहे वो पैरासिम्पथेसिस केस में हो या थोरैकोसेंटेसिस केस में हो, कुछ भी हो, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम लोग कितना निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 1.5 लीटर अप टू, सॉरी नॉट 1.5, एक्चुअली अप टू 1000 ml, अप टू 1000 ml हम लोग फ्लूइड निकाल सकते हैं। अगर मोर देन 1000 ml हम लोग फ्लूइड किसी पेशेंट से निकाल रहे हैं तो ऐसा क्या है कि उसको लाइक सीवियर शॉक में जाने का चांसेस होता है, बीपी डिक्रीज होने का बहुत ही हाई चांसेस है, पेशेंट सीवियर शॉक में चला जाएगा, क्योंकि हम सडनली लाइक वास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा। शॉक इसलिए होगा क्योंकि देखिए अगर एक पेशेंट को फ्लूइड कलेक्शन है तो उसका लाइक जो भी वेन आर्टरी वो क्या लाइक कोलैप्स हो जाएगा। अगर आप सपोज मान लीजिए ये आपका वेन ऐसे जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ से अगर आप सपोज ये पूरा ऐसे एसाइटिक था, अगर हम इसको फ्लूइड निकाल दिए तो ये वेन क्या होगा, लाइक वेन ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन होने का चांसेस होता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। तो आपको कितना अमाउंट निकालना है, अगर 1000 निकालना है, मोर देन 1000 नहीं निकाल सकते। अगर मोर देन 1000 निकाल रहे हैं, वो किसी केस में इसीलिए होता है, वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं 1.5 लीटर निकालेंगे, बट अगर 1.5 लीटर किसी ने निकाला तो आपको उनका जो हीमोडायनामिकली लाइक वाइटल साइन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना है, लाइक पेशेंट का कंडीशन स्टाटस क्या है, ठीक है, वो आपको देखना है। अगर निकल भी रहे हैं, यूजुअली तो निकलना नहीं चाहिए, बट अगर इन केस कुछ केस में निकल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है पेशेंट का। ठीक है, वाइटल साइन ठीक है कि नहीं, बीपी ठीक है कि नहीं, पेशेंट शॉक में नहीं जा रहा है तो ठीक है, अगर जा रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजर। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर भी आपको क्या करना है, सेमीफाउलर्स पोजीशन में ही रखना है। अगर रख रहे हैं
तो वहाँ का साइड में थोड़ा सा भी असेस करना है वेदर ब्लीडिंग कुछ आ रहा है क्या, बट मोस्ट प्रोबेबली ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है अगर ब्लीडिंग का चांसेस है क्या, अगर ब्लीडिंग है तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्रेस करके देखिए। देन नेक्स्ट पोस्ट प्रोसीजर आप फिर से क्या चेक करेंगे, वेट, ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर वेट के, क्योंकि देखिए अगर सपोज मान लीजिए वेट 75 kg है, अगर वो सपोज मान लीजिए प्री में 75 kg था, अगर 1000 ml फ्लूइड निकाले तो वेट तो 74 ही होना चाहिए, ठीक है, 74 kg होना चाहिए। तो वेट चेक करना भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वेट चेक करना है, ऐसा नहीं कि हाँ बस माइनस करके ऐसे रख देंगे, नहीं, वेट चेक करेंगे प्लस वाइटल साइन लेंगे, ठीक है, प्लस वाइटल साइन लाइक बीपी वगैरह चेक करेंगे, वेदर वस्कुलर कोलैप्स तो हुआ नहीं है, पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर पेशेंट का बॉडी वेट भी कम होगा, ऐसा भी नहीं कि 1000 ml, अगर किसी का बॉडी वेट मान लीजिए 40 kg था पहले से ही, अगर उसको पूरा ज़्यादा ही लाइक फ्लूइड कलेक्शन है, तो ऐसा नहीं कि 1000 ml निकाल देंगे। ये मेरा बोलना है कि ये अप्रॉक्स, ये जो है ये आप अप्रॉक्स निकालेंगे, ठीक है, ये आप अप्रॉक्स 1000 ml निकाल सकते हैं। किसी किसी केस में वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, 1.5 ml निकाल, सॉरी 1500 ml निकालेंगे, बट ये ऐसे भी हो सकता है लेस देन 1000 ml भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट अप्रॉक्स आपको इतना ही जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि 35 kg का एक पेशेंट है, उसका एसिडिक होकर ऑलरेडी 20 kg 30 kg बढ़ गए, आप ऐसे ही पूरा निकाल देंगे 2 लीटर 3 लीटर, ऐसा नहीं हो सकता है कि सपोज 1000 अगर निकालेंगे भी तो हो सकता है उसको भी वास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल, होपफुली आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पैरासिंथेसिस हो गया, आपका लीवर बायोप्सी हो गया, पैरासिंथेसिस, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, अगर कुछ भी डाउट है आप पूछिए, क्योंकि हम हमारे लिए आप लोगों के लिए बेस्ट टॉपिक लेके आने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। और भी आगे में और भी आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली देखना है। ये पूरा ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये ऑलरेडी सब क्वेश्चंस आ चुका है, आएगा, आगे आने वाला भी है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से एक आपका नोट बनाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैं पोजीशन के रिलेटेड पूरा एक खुद का एक PDF नोट बना के मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। आप हमारा चैनल में फॉलो, टेलीग्राम ये सब में फॉलो कीजिए, ऑलरेडी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। अच्छा, ये तो आपका जैसे पता है, वो तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब होता क्या है, किस लिए यूज करते हैं, ये सब हम यहाँ पे जो है पोजीशन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है। आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी नर्सेट देने वाले वो भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले तो ये किस लिए यूज होते हैं, आपको जैसे पता है कुछ कुछ प्रोसेस भी होता है किस लिए यूज होता है। अगर कोई पेशेंट फीडिंग खाना नहीं ले पा रहा है, फीडिंग खाना नहीं ले पा रहा है, तो हम उसको नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। उसका भी वेरियस कलर कोडिंग साइजेस होता है। अगर हम कलर कोडिंग का बात करेंगे, देखिए यूजुअली 8 फ्रेंच से 6 फ्रेंच भी होता है, चाइल्ड से किस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14, 16, 18, जैसे हो गया आपका ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड, सॉरी ऑरेंज, रेड, ये हो गया, ठीक है। ये हम कलर कोडिंग के, कलर कोडिंग आप थोड़ा देख लीजिए। कलर कोडिंग से यूजुअली इतना क्वेश्चन आता है नहीं, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर पूछने से इतना सा ही पूछते हैं, ठीक है। देन आपका फीडिंग हो गया। अगर हाँ, जैसे अब मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ इंसर्शन, ये जो इंसर्शन, जैसे आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है, जैसे हम जेन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, एक्चुअली जेन प्रोसेस हम लोग इसके लिए याद रखने के लिए बोलते हैं, बट आपको जैसे NEX, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस अगर आपको मतलब कितना इंसर्ट करना है। एक पेशेंट है, सपोज मान लीजिए 16 ईयर का बच्चा है, एक 60 ईयर का बच्चा, 60 ईयर का ओल्ड है, ठीक है। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका इस एज में और इस एज में इसोफेगस सेम है। मान लीजिए 6 ईयर्स का बच्चा, 16 का भी नहीं, 6 ईयर्स का बच्चा, तो उनका इसोफेगस का लेंथ वो तो अलग अलग ही होगा, क्योंकि ये एक ओल्ड एज है, ये एक चाइल्ड एज है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना इंसर्ट करना है, 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है या 100 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है राइल्स ट्यूब का जो पूरा टोटल लेंथ कितना आता है? कोई बता सकता है? चलिए 130 सेंटीमीटर, मैं तो बता दिया ऑलरेडी।
तो ये जो नोज मतलब नेक्स जो होता है, जिसको हम लोग ऐसे ही याद करते हैं कि जैन प्रोसेस, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पूछेंगे तो ये जैन प्रोसेस में होता है, या तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ नेक्स, नेक्स मतलब नॉस्ट्रिल, आपको नोज नहीं करना है, ये नॉस्ट्रिल करना है। ठीक है, लाइक नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल भी हो सकता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी हो सकता है, बट नॉस्ट्रिल चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। ई फॉर ईयरलोब, ई फॉर ईयरलोब, जैन फॉर जिफर्ड प्रोसेस। ठीक है, आपको जिफर्ड प्रोसेस जैसे पता है, आपका ठीक स्टर्नम के नीचे, लाइक अगर आप फिंगर ये करेंगे दोनों तरफ जो डिवाइड हो रहा है, लाइक स्टर्नम के नीचे से जो रिब्स पार्ट डिवाइड हो जा रहा है, वो आपका जिफर्ड प्रोसेस है। ठीक है, जिफर्ड प्रोसेस आपको पहले नॉस्ट्रिल से लेके ईयरलोब तक आना है। ठीक है, आउटसाइड का ईयरलोब तक जितना आपका आएगा, सपोज मान लीजिए 60 में हुआ, तो आप 60 में मतलब आपका जो नॉस्ट्रिल, जहाँ पर जिस नॉस्ट्रिल से आप एंटर किए थे, जिस नॉस्ट्रिल से आप मेजर किए थे, आपको उसमें उस नॉस्ट्रिल में 60 में फिक्स करना है। अगर 70 आ रहा है तो 70 में फिक्स करना है, अगर 10 आ रहा है तो 10 में फिक्स करना है। 10 तो आएगा नहीं, एग्जाम्पल के जैसे बता रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है 60 to 70, मतलब ये एक अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 60 to 70 या तो 55 to 60 to 70 होता है, या तो ऐसे ही मान लीजिए 55 to 70, बट मोस्ट आपको 60 to 70 देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का। हाँ, हम यहाँ पे पोजीशन के बारे में एक्चुअली बात कर रहे थे। तो यहाँ पे पोजीशन कौन सा देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, लाइक उन लोग बोलते हैं, कोई बोलता है सुपाइन पोजीशन देना है, सेमीफाउलर्स देना है। मैंने खुद देखा हूँ, लोग कुछ कुछ है लाइक स्टाफ्स या कुछ डॉक्टर भी है, लाइक वो लोग क्या है ना, कुछ कुछ सुपाइन पोजीशन में देते हैं। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में हम कब दे रहे हैं, जब पेशेंट इंटूबेट हो गया, अगर हम लोग को राइल्स ट्यूब इंसर्ट करना है दैट टाइम देते रहे हैं, बट यूजुअली सुपाइन पोजीशन में देना नहीं है। आपको कौन सा पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन मेंटेन करना है। ठीक है, आपको हाई फाउलर्स पोजीशन मेंटेन करना है, हाई फाउलर्स पोजीशन मेंटेन करना है राइल्स ट्यूब इंसर्शन के लिए, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि किस लिए देते हैं हाई फाउलर्स में, हाई फाउलर्स में इसलिए देते हैं, अगर हाई फाउलर्स में रखेंगे, देखिए अगर हम सुपाइन में रखेंगे तो हमारा जो ट्राकिया है, लाइक ये ट्राकिया वाइंड पाइप जो है वो ओपन हो जाता है। अगर हम हाई फाउलर्स में रखेंगे तो ये ट्राकिया एक्चुअली क्लोज हो जाता है, ट्राकिया को क्लोज कर देते हैं, ट्राकिया क्लोज होता है, और इसोफेगस जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, इसोफेगस जो है वो ओपन हो जाता है, हाँ, हाई फाउलर्स पोजीशन में। और एक मैं आपके लिए एक इमेज लेके आया था एक्चुअली एनजी ट्यूब इंसर्शन में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो इमेज में, ये एक्चुअली इमेज में लेके आया हूँ, ये इमेज में लेके आया हूँ। एक बीच में ऐसा क्वेश्चन आया था, लाइक बीच में क्वेश्चन आया था, अगर हम लोग एनजी लाइक नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जब इंसर्ट कर रहे हैं, जब करेंगे, एक्चुअली में फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा पोजीशन देंगे। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फ्लेक्स करना है। एक्चुअली अगर हेड को बोलेंगे तो पहले फ्लेक्स करना है, ताकि देखिए अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये ट्राकिया वाला पार्ट ओपन हो रहा है, अगर पहले से ही एक्सटेंड करके रखेंगे ट्राकिया वाला पार्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्स करने से क्या होगा, ट्राकिया वाला क्लोज होगा। अप टू जब आपका नासोफिरिंक्स तक जाएगा, सपोज यहाँ से नॉस्ट्रिल से नासोफिरिंक्स तक चला जाएगा, तब जाके हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ताकि एक्सटेंड करने से नासोफिरिंक्स तक चला गया, मतलब आपका ये जो क्योंकि यहाँ पे जो ट्राकिया और नासोफिरिंक्स ऐसे मिक्स हुआ है, प्लस इसोफेगस आके ऐसे हुआ ना, तो नासोफिरिंक्स तक जाने से फिर जब एक्सटेंड करेंगे तो इसोफेगस से चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया थी, नर्सरी 3 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले तो ऐसे पूछेंगे कि पहले फ्लेक्स करेंगे या एक्सटेंशन करेंगे, या पहले एक्सटेंशन करके फ्लेक्स करेंगे। तो फर्स्ट आपको फ्लेक्स करना है, सेकंड में आपको एक्सटेंशन करना है। ठीक है, हाई फाउलर्स पोजीशन मेंटेन करेंगे, हाई फाउलर्स पोजीशन मेंटेन करेंगे, और ट्राकिया को क्लोज करेंगे, इसोफेगस। हाँ, हाई फाउलर्स क्यों करते हैं, रीज़न ये है कि क्योंकि ट्राकिया क्लोज होगा, इसोफेगस ओपन होगा। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड दैट कि हम लोग हाई फाउलर्स पोजीशन किस लिए दे रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये हो जाने के बाद अगर हमको कन्फर्मेशन करना है, ठीक है, हम कन्फर्मेशन कैसे करेंगे कि लाइक जो
नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो प्रॉपर प्लेस में है या नहीं। एक्चुअली हम तो ऐसे कर देते हैं कि लाइक 50 ml सिरिंज लेके एयर फ्लश करते हैं, फिर एक स्टेथो, हम लोग का जो जिफर्ड प्रोसेस है, हम लोग वहाँ पे स्टेथो रख के सुनते हैं, लाइक गुस फ्लश का या तो हुस साउंड टाइप का एक साउंड होता है, जिसमें आप ऐसे करते हैं कि लाइक हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है पोजीशन में है, बट वो एक्चुअली में ना रॉन्ग प्रोसीजर है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए राइल्स ट्यूब आपका इसोफेगस में या तो स्टोमक में ना जाके अगर मान लीजिए लंग्स में चला गया, तो मैं भी कुछ आउटसाइड का एयर हम लोग फोर्सफुली दे रहे हैं, तो कुछ लाइक कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर कन्फर्मेशन के पूछे ना, तो फास्ट जो अगर कन्फर्मेशन के लिए बोलेंगे, पहले तो हम एक्सरे करेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, पीएच चेक करेंगे, ठीक है। पीएच किसका चेक करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत फ्लूइड आएगा, ठीक है। पहले एक्चुअली फास्ट एक्सरे करेंगे, सेकंड में एस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है। एस्पिरेट करके ही तो पीएच चेक करेंगे, नहीं तो पीएच कैसे चेक करेंगे। सेकंड में हम लोग एस्पिरेट किए, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, बट बेस्ट, अगर आपको बेस्ट पूछे तो एक्सरे, सेकंड बेस्ट पूछे तो एस्पिरेट, अगर थर्ड में भी पूछे तो पीएच। पीएच कितना हो जाइए, गैस्ट्रिक का पीएच सबसे हाईली एसिडिक 3.5, 3 to 3.5 दिखना चाहिए, बट 3.5, ठीक है। अगर लास्ट में मतलब आपको पूछे ना लिस्ट में क्या है, अगर मान लीजिए एक्सरे भी नहीं है, एस्पिरेट नहीं है, पी, अगर बेस्ट या तो हाईली कन्फर्मेशन पूछे एक्सरे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको लगा है कि एयर फ्लश, फोर्थ में एक्चुअली आपको एयर फ्लश करना है, ठीक है। क्योंकि लिस्ट मतलब पूरा सबसे कम, मतलब कुछ है नहीं, आप इसको करना है, ठीक है, वो है। होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे, फीडिंग एंड इरिगेशन। फीडिंग में बहुत सारा टाइप का फीडिंग आता है, लाइक बोलस फीडिंग, कंटिन्यूस फीडिंग, साइक्लिक फीडिंग, वो सब आता है, ठीक है। अगर ठीक है, हम फीडिंग के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अगर हम फीडिंग की बात करेंगे तो पहले क्या होता है, लाइक बोलस फीड क्या होता है, हम लोग एक टाइम में फीडिंग दे देंगे, सपोज चाहे वो 30 ml हो या 50 ml हो, वो भी एवरी ऐसे हो सकता है, आवरली भी देते हैं या तो थर्ड आवरली भी देते हैं और सेकंड आवरली भी देते हैं। थर्ड आवरली ऐसा होता है कि 300 ml देते हैं और सेकंड आवरली ऐसा होता है कि 250 ml देते हैं। आवरली हम 100, यूजुअली मैक्स टू मैक्स 100, 125 तक दे सकते हैं। स्टार्टिंग हम लोग 25 से कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग 25 से कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर हम लोग रेसिडुअल फॉलोइंग, अगर फीडिंग, अच्छा ठीक है, फीडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा ये साइड में बता देता हूँ आपको। होपफुली आपको ये नोट किया कर लिए होंगे। ये हो गया बोलस फीड में क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लाइक आवरली होता है, सेकंड आवरली होता है, थर्ड आवरली होता है। आवरली मिनिमम हम लोग 25 से दे के अप टू 125 तक कर सकते हैं। सेकंड आवरली 250 ml दे सकते हैं सेकंड आवरली इंटरवल में, और थर्ड आवरली इंटरवल में हम लोग 300 ml दे सकते हैं। तो ये हो गया बोलस फीडिंग। देन नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस फीडिंग में लाइक विथ फीडिंग बैग, पर्टिकुलर एडवाइस सपोज ऐसा हुआ होगा, लाइक 500 ml इन 24 आवर, ठीक है, 500 ml ऑफ फीडिंग इन 24 आवर। तो फीडिंग डिवाइड करके, लाइक हम लोग यूजुअली क्या होता है, 500 ml से 10 o'clock से 6 AM तक हम लोग पेशेंट को फ्री रखेंगे, कुछ फीडिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो सब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो बाकी जो टाइम हो गया, सपोज 7 AM टू 9 PM तक जितना भी होगा, जितना आवर्स हो रहा है, तो उसके हिसाब से 500 डिवाइड करके हम लोग फीडिंग पंप के साथ विथ फीडिंग एक बैग आता है, ठीक है, फीडिंग बैग आता है, उसमें हम डाल के लाइक फीडिंग कंटिन्यू करेंगे।
लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर फीडिंग बैग में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे लाइक फीडिंग बैग में हम लोग कितने आवर्स के लिए फीड ऐड कर सकते हैं। फीडिंग बैग में देखिए आपको 4 आवर्स का फीडिंग ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 12 आवर्स का फीडिंग चाहिए, आप पूरा 500 ml प्रीपेड करके डाल दिया और वो चलता रहेगा। इसमें से क्या ऐसे करने से क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने का चांसेस हो सकता है। बैक्टीरिया ग्रोथ होकर पेशेंट को लाइक फूड पॉइजनिंग होकर डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन ये सब होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो फीडिंग बैग जो है वो मैक्सिमम 4 आवर्स का फीडिंग वो बैग के अंदर रहना चाहिए। मैं आपको फीडिंग बैग दिखा देता हूँ कौन सा फीडिंग बैग है। एक्चुअली ये नीचे का पार्ट में चला गया है, चलिए मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, फीडिंग बैग मैं आपको दिखा दूँगा। फीडिंग बैग में क्या होता है, मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स का रहना चाहिए। तो सपोज अगर मान लीजिए अगर 10 आवर्स में आपका सपोज मान लीजिए 10 आवर्स का फीडिंग चलेगा 500, तो हो गया आपका 50 ml पर आवर करके होना चाहिए। तो आपको ये 4 आवर्स के लिए 200 ml ही ऐड करना चाहिए। 200 ml ऐड करने के बाद वो फीडिंग ख़त्म होने के बाद आपको फ्लास्क देना है, फिर नेक्स्ट फीड प्रिपेयर करना है। और जो भी आप प्रिपेयर करेंगे वो क्लीन, एटलीस्ट आपका क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्टेड या डर्टी हैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज पेशेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें होता है यूजुअली अगर आप ऐसे फीडिंग दे देंगे तो डायरिया, लूज मोशन ऐसे होने का चांसेस होता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंटिन्यूस फीडिंग। ठीक है, एंड इरिगेशन, जैसे इरिगेशन के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। अगर आपका ये जो फीडिंग हो गया, देन आपका आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब हम लोग और एक बात है, अगर आप कुछ एनजी से दे रहे, चाहे मेडिकेशन दे, फीडिंग के दे, ऑलवेज पेटेंसी बिफोर गिविंग फूड और मेडिकेशन। ठीक है, बिफोर गिविंग एनी फूड एंड मेडिकेशन आपको एनजी का पेटेंसी चेक करना चाहिए। आपको एनजी का पेटेंसी चेक करना है। पेटेंसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एस्पिरेट करना है। अगर ये लेस देन 100 ml आया, जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम अगर लेस देन 100 ml आया तो आप पुश बैक कर दीजिए। अगर इट्स मोर देन 100 ml तो आपको डिस्कार्ड कर देना है। अगर लेस देन 100 ml है तो डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस आता है ना, लाइक पोटेशियम, यूजुअली क्या होता है एनजी एस्पिरेशन में हम लोग का पोटेशियम लॉस होने का चांसेस होता है। क्या दिखाई देता है, हाइपोकैलेमिया होता है। ठीक है, तो अगर लेस देन 100 ml आ रहा है तो आपको पुश बैक करके एनजी से दे देना है। अगर मोर देन 100 ml आ रहा है तो आपको 100 ml जितना भी आएगा 120 या 150 जो भी आ रहा है आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है। लेकिन फास्ट वाला आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, आपको यही याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आया है, लाइक अगर किसी का अगर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, राइल्स ट्यूब का रेसिडुअल वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम अगर चेक कर रहे हैं, अगर वो लेस देन 90 ml आया है, देन व्हाट शुड यू, लाइक प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या है, आप उसको बैक लाइक एनजी से बैक दे के फीडिंग दोबारा आपका रीफीडिंग करेंगे या क्या करेंगे। हम लोग एनजी से बैक करके रीफीडिंग, जितना भी फीडिंग देना चाहिए, चाहे आवरली 50 चल रहा था, 100 चल रहा था, उतना दे देना है। ठीक है, बट अगर इट्स मोर देन 100 ml आया है, चाहे 120 ml आया है, उसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के बाद लाइक इन्फॉर्म करना है। देन इन्फॉर्म करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें फॉर 1 आवर के लिए फीडिंग होल्ड करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आफ्टर 1 आवर देन रीस्टार्ट फीडिंग। देन नेक्स्ट आफ्टर 1 आवर रीस्टार्ट फीडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एनजी राइल्स ट्यूब के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आएगा एनिमा। हम पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरा लाइक थोड़ा डिटेल जाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका एनिमा। एनिमा में कौन सा पोजीशन क्या देंगे। ठीक है, एनिमा हम किसी लिए देते हैं, एनिमा का जो भी टाइप्स वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सिम्स पोजीशन, अगर आपको क्वेश्चन पूछे लाइक सिम्स पोजीशन। ठीक है, अभी सिम्स पोजीशन में कौन सा सिम्स पोजीशन, ये लेफ्ट सिम्स पोजीशन आना चाहिए, लेफ्ट सिम्स पोजीशन ऐसा आना चाहिए। अगर ऑप्शन में सिम्स पोजीशन में दिया हो, लेफ्ट सिम्स पोजीशन में दिया हो एंड राइट सिम्स पोजीशन भी दिया हो, अगर ऑप्शन में तीनों दिया हो तो आपको चॉइस, ये आपका फर्स्ट चॉइस जाएगा।
आपका फर्स्ट चॉइस जाएगा, ये सेकंड चॉइस जाएगा। राइट तो कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है, राइट आपका कभी भी नहीं जाएगा। लेफ्ट सिम पोजीशन फर्स्ट चॉइस, सिम्स पोजीशन सेकंड चॉइस जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न, हाँ मैं आपको एक बता देता हूँ, इसका रीज़न एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि जो हमारा ग्रेविटी के साथ ना, लाइक जो भी हम लोग एनिमा दे रहे हैं, एनिमा पुश कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के साथ नेचुरल डायरेक्शन कोलन का, सपोज मान लीजिए हमारा कोलन कैसा गया है, लाइक ऐसे इसोफेगस है, ये आपका स्टोमक हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया, ऐसे आके यहाँ से आना। तो ये लेफ्ट साइड में अगर करेंगे ग्रेविटी के साथ आपका नेचुरल डायरेक्शन के जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी के साथ नेचुरल डायरेक्शन, ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं पर, ऐसे तो कुछ डायरेक्शन है नहीं, बट वो ग्रेविटी के साथ नेचुरल डायरेक्शन में जाए, इसलिए हम लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते हैं। देन नेक्स्ट जो आएगा आपका सेंगस्टन ब्लैकमोर एंड मिनीसोटा ट्यूब, जो हम यूजुअली इसोफेजियल वेरिसेस में जो ट्यूब को यूज़ करते हैं। इसोफेजियल वेरिसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग जो एक ट्यूब यूज करते हैं, जो एसबी सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब और मिनीसोटा ट्यूब जो यूज़ करते हैं, क्या पोजीशन रखेंगे, आपका बोलिए। हाई फाउलर्स पोजीशन रखेंगे, ठीक है, आपका हाई फाउलर्स पोजीशन रखेंगे या तो सेमी फाउलर्स और हाई फाउलर्स पोजीशन रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए और एक प्राइमरी नर्सिंग एक्शन आता है, वो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सबका, ठीक है, स्पेशली एग्जाम का। अगर इसोफेजियल वेरिसेस में हम लोग एसबीटी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं और मिनीसोटा ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अगर एसबीटी ट्यूब यूज़ करने का टाइम में अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आपको प्राइमरी एक्शन क्या होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब लगा हुआ है, बेड साइड में कौन सा इक्विपमेंट्स आपको अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाए तो आपको ट्यूब को कट करके सडनली रिमूव कर देना चाहिए, ट्यूब को कट करके रिमूव करना चाहिए। अगर बेड साइड इक्विपमेंट्स का बात करें तो आपको कौन सा रखना चाहिए, आपको सीजर एनी 24/7 आपको अवेलेबल लेना चाहिए जब तक आपका ये ट्यूब लगा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा COPD। आपको सबको पता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो पहले तो हम फाउलर्स पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर्स, ठीक है, सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे। नेक्स्ट सेमी फाउलर्स और फाउलर्स पोजीशन। अगर दोनों, मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन में है, तो पहले तो आपको फाउलर्स पोजीशन में जाएगा, ठीक है। बेड हाइट करना है, फाउलर्स पोजीशन फर्स्ट। सेकंड में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। अच्छा, एक बात बताइए, COPD में कितना हम लोग एक पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी कर सकते हैं? 2 लीटर पर मिनट, मोर देन 2 लीटर आपको नाजल प्रोंग से आपको 2 लीटर पर मिनट में ऑक्सीजन डिलीवरी करना चाहिए। मोर देन 2 लीटर पर मिनट आपको नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट को CO2 रिटेंशन होने का चांसेस हो सकता है। क्योंकि हमारा जो सेंट्रल रिसेप्टर मेडुला ऑब्लिंगेटा है, वो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो हमारा सांस लेने में लाइक जो CO2 रिटेंशन होने से मेडुला ऑब्लिंगेटा जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर का जो भी वो कम होने का चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डेथ होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा। देन ब्रोंकोस्कोपिक का पोजीशन क्या करेंगे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ड्यूरिंग तो सुपाइल, वो तो आपको सबको पता है, ठीक है। सेमी फाउलर्स भी कर भी सकते हैं अगर किसी पेशेंट को, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो थोड़ा बहुत हेड एलिवेट 30 डिग्री बेड एलिवेट करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, दोनों ही हो सकता है, बट आफ्टर आपको फाउलर्स पोजीशन में रखना है, ठीक है। बेटर होगा कि आप सेमी फाउलर्स में रखिए, बट फाउलर्स पोजीशन में रखना है, ठीक है। देन लारिंजेक्टोमी कौन सा पोजीशन रखेंगे, सेमी फाउलर्स और फाउलर्स पोजीशन, सेमी फाउलर्स और फाउलर पोजीशन।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना पैरासेंटेसिस, ये देखिए, पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स भी कर सकते हैं या तो बिठा के भी कर सकते हैं, ये है पैरासेंटेसिस। ठीक है, ये पैरासेंटेसिस का आपका पिक्चर। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो पोजीशन है ना जिसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन और ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन में लाइक पेशेंट का बेड देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 90 डिग्री, लीनिंग फॉरवर्ड, आर्म्स पॉप्ड अप एंड ऑब्जर्व टेबल विथ नीज एंड पीलो फॉर कंफर्ट एंड एडिशनल सपोर्ट। ये किस केस में देते हैं, कौन सा पोजीशन में, मतलब कौन सा कंडीशन में हम इसको देंगे, क्या आप कोई बता सकते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन? देखिए, अगर जिसको COPD है ना उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है उसके लिए भी दे सकते हैं। और इनकेस अगर थोराकोसेंटेसिस करना हो किसी को, थोराकोसेंटेसिस लाइक रिमूवल ऑफ फ्लूइड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस, अगर हमको फ्लूइड रिमूव करना होगा तो भी ट्राइपॉड पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका थोराकोसेंटेसिस, ये पोजीशन हम आपको दे सकते हैं, मतलब ये पोजीशन आपको नहीं, ये पोजीशन पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, देन लोबेक्टोमी। अच्छा, लोबेक्टोमी में चलिए बोलिए ड्यूरिंग एंड पोस्ट। ड्यूरिंग तो आपको सबको पता है, अगर आपका लेफ्ट लोबेक्टोमी होगा तो आपको राइट साइड दे के रखना है, अगर लेफ्ट साइड होगा जो होगा अल्टरनेट, अगर राइट लोबेक्टोमी होगा तो कौन सा साइड देना है? ऑब्वियसली आपको लेफ्ट साइड ही देना है। ठीक है, लेफ्ट साइड इन से लेफ्ट लैटरल देना है। अच्छा, इसका जो एक प्रोसीजर होता है लोबेक्टोमी, हम लोग ओपन में भी कर सकते हैं, और एक होता है भैट्स में भी हम लोग वीडियो असिस्टेड थोराको सर्जरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वीडियो असिस्टेड थोराकोटोमी सर्जरी जिसको बोलते हैं, इसमें भी हम लोग लोबेक्टोमी कर सकते हैं। बट इसमें यूजुअली ओपन में भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, इसमें भी होता है, बट कभी भी ब्लीडिंग कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली ज़्यादा होता है। और लोबेक्टोमी अगर पोस्ट, सपोज अगर मान लीजिए लेफ्ट लोबेक्टोमी हुआ है तो पोजीशन कौन सा देंगे? लेफ्ट साइड ही देंगे, राइट साइड कभी नहीं देंगे, क्योंकि लाइक जो भी थोड़ा बहुत लाइक अपर लोब हो या लोअर लोब हो, और एक है न्यूमोनेक्टोमी, और एक है न्यूमोनेक्टोमी। ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी में अगर लाइक टोटल रिमूवल ऑफ लंग्स, अगर लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट न्यूमोनेक्टोमी हुआ है तो लेफ्ट साइड में ही लेफ्ट लैटरल करके रखेंगे, क्योंकि राइट साइड का तो लंग्स अच्छा है ना, एटलीस्ट उसको इन्फ्लेट करने की दीजिए। अगर राइट साइड में ही प्रेशर डाल देंगे तो क्या होगा ना, लाइक सपोज मान लीजिए ये आपका लंग्स है, अगर ये लेफ्ट साइड निकाल दिया है, राइट साइड में अगर प्रोसीजर का लाइक राइट साइड में अगर एलिवेट करके रख रहे हैं, राइट लैटरल पोजीशन में रख रहे हैं, तो ये लाइक क्या है ना, ऑर्गन जो इस तरफ आने का चांसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का भी चांसेस होते हैं। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट लैटरल रखेंगे, अगर राइट न्यूमोनेक्टोमी होता है राइट लैटरल रखेंगे। अगर लोबेक्टोमी में लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट में भी राइट साइड रखेंगे। ठीक है, और लोबेक्टोमी में यूजुअली तो होता है ना अपर मिडिल लोअर, राइट का लोअर अपर होता है, बट उस तरफ ही रखेंगे, जिस तरफ सर्जरी हुआ होगा उसी तरफ रखेंगे, ताकि दूसरा तरफ का जो लंग्स है आपका लोब्स है वो अच्छे से है, एटलीस्ट उसको अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई मिले। इसीलिए कुछ पोजीशन के बारे में हम बात करते थे यहाँ पे। देखिए, ये हो गया आपका लिथोटोमी पोजीशन जो मैंने आपको दिखा रहा था, ये आपका फॉलोअर्स सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, एक्चुअली नॉट फॉलो, ये तो आपका सेमी फॉलोअर्स पोजीशन हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया लेफ्ट सिम्स पोजीशन। अच्छा, ये आप बता सकते हैं ये क्या पोजीशन है? ये मुस्लिम प्रेयर पोजीशन होता है। ठीक है, ये आपका मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। ये हो गया जैक नाइफ पोजीशन, जो हम स्पाइनल कॉर्ड की ऑपरेशन में, अगर स्पाइनल कॉर्ड की किसी का ऑपरेशन होगा तो हम यूज करते हैं। ये हो गया मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, इसको भी हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की ऑपरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा। हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा जैसे आपको सबको पता है, फॉलर्स पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को, फाउलर्स विथ लेग डैंगलिंग, फाउलर्स विथ लेग डैंगलिंग पोजीशन में रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि डिक्रीज वेनस रिटर्न एंड लंग कंजेशन। इसका पर्पस क्या है? प्राइमरी अगर पूछे, अगर आपको प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या है, टू डिक्रीज वेनस रिटर्न डिक्रीज वेनस रिटर्न एंड लंग्स कंजेशन। फिर नेक्स्ट हो गया आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में यूजुअली हम लोग बेड रेस्ट देंगे। ठीक है, बेड रेस्ट चाहे वो विथ सुपाइन और सेमी फाउलर्स। डीप वेन थ्रोम्बोसिस पे एक बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑलरेडी पेन है, रेडनेस है, तो लेग एलिवेट अवॉइड, वॉकिंग करना अवॉइड करना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी उसका थ्रोम्बोस हो गया है। वो थ्रोम्बोस मूवमेंट के साथ ऐसे हो सकता है क्लॉट आपका मूवमेंट होके आपको जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकता है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी पेन है, रेडनेस है, तो बेड रेस्ट, ओनली बेड रेस्ट दीजिए। ठीक है, आपको अगर बोले कि क्या अवॉइड करना है, तो लेग एक्सरसाइज अवॉइड करना है, लेग एलिवेशन अवॉइड करना है, लेग एक्सरसाइज अवॉइड करना है, लेग वॉकिंग भी अवॉइड करना है। और जो साइन होता है जिसको हम बोलते हैं होमन साइन। ठीक है, होमन साइन में क्या होता है? डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ लेग, dorsiflexion of leg cause pain. ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वीडियो में बने रहिए और थोड़ा वीडियो का मजा लेते रहिए। नेक्स्ट आपका हो गया ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में हम लोग क्या करेंगे? सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली, आई थिंक नर्सेट 3 में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का जो सिम्टम्स वगैरह होता है ना, वो पूछा गया था। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आई थिंक मैंने आपके लिए इमेज लेके आया था, बट होप प्रोबेबली वो नहीं है। चलिए थोड़ा कॉज सिम्टम के बारे में बात कर लेंगे। अगर किसी पेशेंट को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है तो यूजुअली क्या होता है? देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मान लीजिए T6 लेवल है, ये T6 लेवल है। ठीक है, तो ये T6 का अपर लेवल है, ये T6 का लोअर लेवल है। अगर T6 लेवल का ऊपर में होगा, यूजुअली क्या होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, T6 का ऊपर में होने से वासोडाइलेशन होता है। अगर T6 का नीचे है तो आपको भासो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, भासोडाइलेशन में आपका यहाँ पे जो है हार्ट रेट डिक्रीज होगा, लाइक ब्राडिकार्डिया होगा, हेडेक होगा, हेडेक जो थ्रॉबिंग हेडेक लाइक टिंग 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 टिंग। ठीक है, हेडेक होगा एंड फ्लस्ट इन सेंस आपको रेडनेस लाइक गर्मी ऐसे ये दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए अगर T6 का नीचे हो रहा है, ठीक है, तो आपको यूजुअली लो बीपी आपका हाई होगा। यूजुअली क्या होता है, अगर आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो बीपी तो डिक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाइक हमारा जो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा ना, तो बीपी लो होना चाहिए। बट इन केस ये जो हार्ट रेट डिक्रीज और बीपी अप हो रहा है,
स्पेशली ये क्वेश्चन आया था ऑटोनॉमिक ये कौन सा सिम्टम है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा और क्या देखा, कूल कैल्मी स्किन दिखाई देता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो मैंने आपको बताया, एक्चुअली ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता क्या है, ठीक है। लाइक ये क्या होता है एक्चुअली में, देखिए आपका यहाँ पे जो लाइक इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। एबनॉर्मल ओवर रिएक्शन ऑफ abnormal overreaction of involuntary nervous system to stimulation, ठीक है। मतलब इनवॉल्यूंटरी की वजह से, जैसे देखिए आपका लाइक जितना भी आपका नर्वस सिस्टम, सपोज देखिए जैसे यूजुअली कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिम्टम बता दिया, हार्ट रेट डिक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से बीपी डिक्रीज होता है। लेकिन आपका इनवॉल्यूंटरी की मूवमेंट के इनवॉल्यूंटरी स्टिमुलेशन के वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, बीपी इंक्रीज हो गया। अभी बीपी अगर इंक्रीज होने से पेल कूल काम स्किन रहता है, बट यहाँ पे बीपी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पेल कूल कैल्मी स्किन दिखा रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हेडेक एंड फ्लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको कौन सा पोजीशन भी देंगे, तो ये आपका हो गया सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, ठीक है। देन ये जो मैंने आपको बताया लामिनेक्टोमी और अदर वर्टिब्रल सर्जरी में, जैसे मैंने आपको बताया ये मुस्लिम पोजीशन देते हैं, ठीक है। आपको अगर पूछेगा मुस्लिम प्रेयर पोजीशन और ये जैक नाइफ पोजीशन, ये दोनों, ठीक है, जो भी ऑप्शन में आएगा दे सकते हैं, ठीक है। जैक नाइफ अगर दोनों भी होगा तो जैक नाइफ मुस्लिम प्रेयर पोजीशन फर्स्ट आपका प्रायोरिटी जाएगा। इसको एक्चुअली अदर नेम उसका ये है, ठीक है, जैक नाइफ पोजीशन और मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन और जैक नाइफ पोजीशन, ठीक है। इंक्रीज आईसीपी में मैंने ऑलरेडी बता दिया, लाइक सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो में, देखिए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। लो कूल एनवायरनमेंट, लो लाइट। अगर आपको डिग्री पूछे 30 डिग्री बेड एलिवेशन रखना है, 30 डिग्री बेड एलिवेशन रखना है, ठीक है। देन आपका आएगा लुम्बार पंक्चर, ठीक है। लुम्बार पंक्चर में पोजीशन अगर मान लीजिए सी सेप भी दे सकते हैं, बेटर रहेगा, सीटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछेगा अडल्ट में कौन सा है, चिल्ड्रन में कौन सा है, अडल्ट में हम L4 L5 देंगे, चिल्ड्रन में L3 L4 देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, सपोज ये लाइन, लाइक हमारा जो पेल्विक ब्रीम है, ये पेल्विक ब्रीम, ये जो लाइन, दोनों पेल्विक ब्रीम, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? टॉफी लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं टॉफी लाइन, ठीक है। लुम्बार पंक्चर में पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन क्या देंगे, सुपाइन विथ अवॉइड पिलो टू डिक्रीज आईसीपी, ठीक है। आईसीपी का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या आता है अगर आईसीपी बढ़ रहा है? वॉमिटिंग, ठीक है। चिल्ड्रन में वॉमिटिंग कहाँ होता है? चिल्ड्रन में। अगर अडल्ट का बात करेंगे, अगर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, हेडेक, कौन सा हेडेक? ऑसिपिटल हेडेक, ऑसिपिटल हेडेक होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आएगा टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया एक पेशेंट है, जैसा आप ये इमेज देख सकते हैं, ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, ठीक है।
पोस्ट प्रोसीजर हुआ है, पोस्ट प्रोसीजर जो आपका पोजीशन देंगे, देखिए हिप abduction, इनको जो है ना abduction मेंटेन करना है, ठीक है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में adduction, adduction मीन्स पैर को जोड़ना, पैर को जोड़ना, ये दोनों पैर जोड़ेगा, इसको अवॉइड करना है। abduction, abduction मीन्स पैर को दोनों तरफ रखना प्लस एक्सटर्नल, मतलब लाइक आउटर पार्ट रखना है, आउटर रखना है ना कि इनर। अगर इनर रखेंगे तो ये जो एसिटाबुलम है ये बाहर आ जाएगा, अगर आउटर रखेंगे एसिटाबुलम फिक्स होकर रहेगा, ठीक है। तो ये एडक्शन मेंटेन करना है विथ ये पिलो बिटवीन द टू नी के अंदर में देना है, विथ टाइटली सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि जो है ये इनसाइड नहीं जाएगा, ताकि ये पिल्विक ब्रिम लाइक सॉरी एसिटाबुलम बाहर नहीं आएगा, ये आउटसाइड में रहना चाहिए। इनसाइड जाएगा तो हमारा जो लाइक एसिटाबुलम है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एडक्शन मेंटेन करना है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि लाइक टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम लोग कौन सा पोजीशन मेंटेन करेंगे, मेंटेन एबडक्शन, अवॉइड एडक्शन, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा पोजीशन है? देखिए ये आपका रोज पोजीशन है, ठीक है। ये किसके लिए मेंटेन करते हैं? ट्रैकियोस्टोमी, ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी रोज पोजीशन ट्रैकियोस्टोमी में। ये बता सकते हैं स्निफिंग पोजीशन, ये ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। आपका ये देखिए शोल्डर रोल रहेगा प्लस यहाँ पे एक हार्ड पार्ट रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। आपका ये माउथ लाइक ये जो ट्राकिया है ये पैरेलल, एयरवे वुंड पाइप जो पैरेलल रहेगा ये पैरेलल रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्लाबेला चिन पैलेट, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला ग्लाबेला चिन पैलेट हॉरिजॉन्टली रहेगा। नेक आपका वाइडन एंड ओपन रहेगा, वाइडन एंड ओपन रहेगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस और हॉरिजॉन्टली रहेगा, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है बताइए? रैम्पेड पोजीशन, ठीक है। ये भी इंट्यूबेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये कौन सा केस में यूज़ करते हैं? अगर किसी पेशेंट ओबेस, जैसे आपको ओबेसिटी का तो पता होता है, ठीक है, ओबेसिटी मैं आपको बता दूंगा। ओबेस पेशेंट में अगर किसी पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो कौन सा पोजीशन ये करेंगे? रैम्पेड पोजीशन यूज़ करेंगे। अगर ड्यूरिंग इंट्यूबेशन ये नॉर्मल पेश में कौन सा पोजीशन यूज़ करेंगे? आपको ये स्निपिंग पोजीशन। ट्रैकियोस्टोमी में कौन सा पोजीशन यूज़ करेंगे? रोज पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल पोजीशन का, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज़ 1 डे पोस्ट ऑपरेटिव फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। विच इज़ द बेस्ट पोजीशन, विच इज़ द बेस्ट पोजीशन इन विच द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट। क्लाइंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है, पोस्ट ऑपरेटिवली हम क्लाइंट को कौन सा पोजीशन देंगे? साइड लाइन ऑन द ऑपरेटिव साइड, ओके। ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विथ लेग एबडक्टेड, अच्छा एबडक्टेड बोला है। साइड लाइन विथ अफेक्टेड लेग इंटरनली रोटेटेड, अच्छा साइड लाइन विथ अफेक्टेड लेग, अफेक्टेड लेग। साइड लाइन विथ अफेक्टेड लेग एक्सटर्नली रोटेटेड। तो क्या हो सकता है? देखिए मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दिया कि लाइक अबडक्शन मेंटेन करना है, हाँ सुपाइन मेंटेन करना है, बट साइड लाइन भी मेंटेन कर सकते हैं विथ नॉन अफेक्टेड साइड, ना कि अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड को हम लोग टर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर ये होगा ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड। अगर आपको क्वेश्चन में सुपाइन नहीं है, अबडक्टेड नहीं है, देखिए यहाँ पे अबडक्टेड लिखा है, फर्स्ट थिंग तो वो तो आपका आउटसाइड रहेगा, एक्सटर्नली रोटेटेड तो रहेगा, बट यहाँ पे क्या है? साइड लाइन विथ अफेक्टेड, यहाँ पे अफेक्टेड दिया है। अगर यहाँ पर नॉन अफेक्टेड देता तो ये भी हो सकता, बट एज यहाँ पे अफेक्टेड दिया है, ये क्वेश्चन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो राइट आंसर आ जाएगा वो 2 नंबर का जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हु हैज रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओके। फीमोरल कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गया है। कार्डियक कैथेटराइजेशन साइड क्या है? फीमोरल आर्टरी, ठीक है, बैन मत करना, फीमोरल आर्टरी, ठीक है। परफॉर्म थ्रू पेरीफेमोरल वेसल्स। द नर्स चेक्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्रिप्शन प्लान्स टू अलाउ विच क्लाइंट पोजीशन। यहाँ पर क्लाइंट को पोजीशन क्या देना है? ये बोला है पोस्ट प्रोसीजर, पोस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर। बेड रेस्ट विथ हाई फाउलर,
बेड रेस्ट विथ बाथरूम प्रिविलेज ओनली, बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन नॉट नो ग्रेटर देन 30 डिग्री। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो सकता है। ए क्लाइंट हुए पोस्ट कार्डियक कैथेटेशन की बात किया है, ठीक है। हम थोड़ा कार्डियक कैथेटेशन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, देखिए अगर किसी लाइक कार्डियक कैथेटेशन हो रहा है, फर्स्ट थिंग तो अगर ड्यूरिंग अगर प्रोसीजर में वो तो सुपाइन देंगे। अगर पोस्ट की बात करें तो हेड एंड जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री रहेगा, प्लस जो लेग जहाँ पर दोनों ही, नॉट ओनली वन लेग, बट अगर ऐसे भी होगा जी, सपोज अगर राइट साइड में राइट फीमोरल आर्टरी आपका प्रीक हुआ है तो जो लेग है वो टोटली मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इतना याद रखिए, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन रहेगा फॉर मिनिमम ऑफ 8 आवर्स एंड अवॉइड टर्निंग। आपको ज़्यादा हिलना ढूंढना या तो मूवमेंट वॉकिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। चेक फॉर ब्लीडिंग, हेमाटोमा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, बेड रेस्ट विथ हेड एलिवेशन नो ग्रेटर देन 30 डिग्री। स्ट्रिक्टली करना नहीं है क्योंकि आपका जो फीमोरल जहाँ पे आर्टरी प्रीक किया गया यहाँ पे प्रेशर होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है, इसीलिए नहीं देते हैं। ए क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन एबव नी एम्पुटेशन, ओके, यहाँ पे एम्पुटेशन का बात किया हुआ है। विथ राइट लेग द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन व्हिच पोजीशन, ठीक है। अगर आपको जो क्लाइंट को पोजीशन देंगे वो कौन सा पोजीशन देंगे, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट आफ्टर एबव नी एम्पुटेशन, ठीक है। एबव नी एम्पुटेशन हुआ है, उसके बाद नर्सिंग यूनिट में आया है, आपको कौन सा पोजीशन देना है, प्रोन, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, सुपाइन विथ रेसिडुअल लिम्फ। ये जो रेसिडुअल लिम्फ का मीनिंग क्या है आपका बता सकते हैं, जो साइड जो लिम्ब आपका एम्पुटेट हुआ है उसको रेसिडुअल लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट ऑन बेड और सपोर्ट विथ पिलो। मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको जो चीज़ जो इसका आंसर आपको नहीं पता है, पहले तो आप एलिमिनेट मेथड अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, कि ये नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए आप साइड लेंथ दिया हुआ है, साइड लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, आपको एक कॉमन जैसे होता है ऑपरेटिव साइड में, अगर कुछ भी चीज़ ऑपरेटिव साइड में होता है, एक्सेप्ट आपका लिवर बायोप्सी छोड़ के, बाकी ऑपरेटिव साइड में कभी भी ना आपको पोजीशन देना नहीं होता है, ठीक है। पहले तो आप एलिमिनेट मेथड लगाइए, फिर देखिए कॉमन, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आपको बता देगा कि ये नहीं होगा। जैसे वहाँ पर सब साइड ले, अगर 3 चीज़ सेम बता रहा है, एक चीज़ डिफरेंट बता रहा है, 100% वही आंसर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर एक चीज़ गलत बता रहा है और 3 चीज़ सही बता रहा है तो वो भी आंसर होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में आपको देखना है कि दैट टाइम क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपको दोनों दिया हुआ है, अगर दो, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट सेम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बस फ्लैट दिया हुआ है, सपोर्ट विथ पिलो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 50-50 आपको करना क्या है, ठीक है। ये तो आपको अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपके ऊपर ये तो एक भगवान के ऊपर भरोसा हो गया कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे रेसिडुअल लिम्फ के बारे में, अगर किसी को एबव नी एम्पुटेशन हो रहा है ना, अगर किसी को एबव नी एम्पुटेशन हो रहा है तो जो फास्ट 24 आवर होता है
हम उसको जो पोजीशन देंगे सपोर्ट विथ पिलो, ठीक है। क्यों देंगे, रीज़न क्या है? क्योंकि जो वेनस रिटर्न है उसको प्रोमोट करने के लिए, ठीक है, यानी एडिमा को डिक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज वेनस रिटर्न एंड टू डिक्रीज एडिमा, ठीक है। अगर बोलेगी, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट 24 आवर में क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर क्या करेंगे। आफ्टर 24 आवर आपको पिलो अवॉइड करना है, ठीक है। रेसिडुअल लिम्ब यूजुअली आपको फ्लैट बेड में रखना चाहिए, और ये आपका जो लेग एंड साइड है ना, उसको उठा के नहीं रखना चाहिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन भी देते हैं। प्रोन पोजीशन किस लिए देते हैं? टू प्रिवेंट कंट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पिलो अवॉइड करते हैं और प्रोन पोजीशन देते हैं। तो आपका आंसर 4, ठीक है। और भी लिम्ब रैपिंग कर सकते हैं, अगर जो हम लोग का लाइक जो ड्रेसिंग मटेरियल आता है ना, उसमें से हम लोग लिम्ब रैप करके स्वेलिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ए क्लीनिंग एनिमा टू ए क्लाइंट विथ फेकल इम्पैक्शन। अच्छा, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एनिमा, लाइक फीकल इम्पैक्शन मीन्स कंस्टिपेशन हुआ है उसको। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनिमा एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बोला है। द नर्स वुड प्लेस द क्लाइंट इन व्हिच पोजीशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या पोजीशन देना है। देखिए, जैसे मैं आपको पता है, सिम्स भी दिया है, लेफ्ट सिम्स भी दिया है, राइट सिम्स भी दिया हुआ है, ओके। ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी विद द हेड ऑफ द बेड, ये तो कभी नहीं करना है। आप क्वेश्चन देखते ही देखिए, मैंने क्या बता, फर्स्ट चॉइस आपको लेफ्ट सिम्स, सेकंड चॉइस सिम्स, थर्ड तो कभी होगा ही नहीं। तो आंसर इज 2, ठीक है। तो दोस्तों, बच्चों, वीडियो और भी लाइक डेली आपको अपडेट हो जाएगा। ये पूरा आपका पोजीशन रिलेटेड जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी डाउट है ना, आप पूछिए, ठीक है। और भी एक्चुअली थोड़ा वीडियो जो है हम और भी अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट जो क्लास आपको लेके आएंगे एनजीटी और ड्रग कैलकुलेशन के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, सपोर्ट कीजिए अच्छे से, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेफिक्र रहिए, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।